Assalamu alaikum, students of year 10. Today we are going to start social study, chapter number 1, History of Pakistan. First of all, we will do some short questions and answers. Question number 1 is, when was nationalization program announced and which industries were nationalized? इसका मतलब है कि नेशनलाइजेशन प्रोग्राम क्या है, कब अनाउंस किया गया और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं सनतों को, कारखानों को, उनको नेशनलाइज किया गया। सबसे पहले नेशनलाइजेशन का मतलब समझ लें। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि जब हुकूमत कोई भी इदारे अपनी तहवील में ले लेती है, उनको ओन कर लेती है, उसको नेशनलाइज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बैंक्स हैं, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट बैंक हुकूमत ऑन कर लेती है तो वो नेशनलाइज्ड हो जाता है। इसी तरह सनतें हैं, कारखाने हैं, उनको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज प्रोग्राम क्यों अनाउंस किया गया? 1971 में जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान, जिसको कि बांग्लादेश कहते हैं, वो हमसे अलग हो गया था। तो जब भी किसी मुल्क में जंग होती है, उसकी इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचता है। बाहर के ममालिक के लोग उसके साथ लेन देन बंद कर देते हैं, ना कोई ज़र मुबादला जो है उसके ज़राए बंद हो जाते हैं और मुल्क की मईशत जो है वो गिर जाती है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, लोगों की माशी हालत ख़राब हो जाती है। तो 1971 के बाद जो है मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा एक माशी बहरान का शिकार था। तो हुकूमत ने 1972 में एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया और इनमें बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ शामिल थी। तकरीबन 20 के करीब बड़ी बड़ी सनतें जो है वो हुकूमत की तहवील में दी गई और फिर उसके बाद 16 जनवरी 1972 को ये जो आपके सामने 5 इंडस्ट्रीज़ लिखी हुई हैं, इसके अलावा मज़ीद 11 सनतें जो है वो हुकूमत ने नेशनलाइज कर दी। मतलब ये कि हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली। लेकिन ये ख्याल रखा गया कि जो सनतें गैर मुल्की सरमाए से चल रही हैं उनको हुकूमत ने अपनी तहवील में नहीं लिया। अब नेशनलाइजेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब इसका मकसद क्या था नेशनलाइज करने का? नेशनलाइज करने का मकसद ये था कि जंग के जो मुल्क को माशी बदहाली का मुल्क शिकार है, एक तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। मुल्क में कारखाने जब काम करेंगे हुकूमत की ज़र निगरानी, तो सस्ती कीमत पर चीज़ें जो है वो बाज़ार में दस्तयाब होंगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। जो लोग इन कारखानों में काम करेंगे तो उनको पेंशन और तिब की सहूलतें यानी मेडिकल वगैरह जो है इस किस्म की सहूलतें मिलेंगी, तनख्वाहें भी अच्छी होंगी। तो इस सब के पेश नज़र ये किया गया। आंसर देखिए अब। नेशनलाइजेशन प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड इन 1972। फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़ वर नेशनलाइज: आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी फौलाद और लोहे की सनत, बेसिक मेटलर्जी भारी इंजीनियरिंग की सनत, हैवी इंजीनियरिंग प्लांट्स धातों की बुनियादी सनत, ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर असेंबलिंग प्लांट्स मोटर कारों और ट्रैक्टर के पुर्ज़ों को जोड़ने के प्लांट्स, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, इसके अलावा जो है गैस और तेल साफ़ करने के कारखाने शामिल थे। इसके अलावा बिजली का सामान बनाने की सनत भी इसमें शामिल थी। तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ से जिसको हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हुए, कुछ नुकसानात भी हुए। बहरहाल ये हमारा पहला क्वेश्चन था। Okay, now we will discuss question number 2. And question number 2 is, when federal Sharia courts did come into existence? Federal Sharia courts जो है उसका नफाज कब किया गया? Federal Sharia courts came into existence in 1980 in the era of General Ziaul Haq. Federal Sharia courts को 1980 में जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में बनाया गया। Mr. Justice Salahuddin Ahmed was the first Chief Justice of Federal Sharia Court. जस्टिस सलाहुद्दीन अहमद शरिया कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस मुंतखब हुए। द पर्पज़ ऑफ शरिया कोर्ट वाज टू रिजॉल्व द इश्यूज अंडर द लाइट ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना। इन शरिया कोर्ट का मकसद ये था कि जितने भी मसले हैं उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल किया जाए। अब शरिया कोर्ट बनाने का मकसद ये था कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी कवानीन नाफिज किए गए। ज़ियाउल हक जो थे, जनरल ज़ियाउल हक,
انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے ایسے قوانین بنائے جس سے ملک میں اسلامی قوانین کا نفاذ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عمل میں لایا گیا۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک تحریک بھی چلائی گئی جس کی سربراہی جو ہے جنرل ضیاء الحق نے کی تھی، اور انہوں نے 10 فروری 1979 کو ملک میں اسلامی حدود و تعزیرات کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب نوشی، چوری، قذف جیسے الزام تراشی جیسی جو سزائیں تھیں، اس کے لیے جو سزائیں موجود تھیں اس کے نفاذ کا اعلان کیا گیا تھا۔ زکوٰۃ، عشر اور وفاقی شرعی عدالت یعنی فیڈرل شریعہ کورٹس جو ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے۔ یہ 1973 کا جو آئین تھا اس میں ترمیم کی گئی، جس کے ذریعے ہر ہائی کورٹ میں سے 3 ججوں پر مشتمل ایک شریعت بینچ قائم کی گئی، اور اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی 3 ججوں پر مشتمل ایک ایپلیٹ شریعت بینچ قائم کی گئی۔ اس عدالت کو یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی قانون کو اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اسلامی حوالے سے درست نہیں ہے تو اس کو وہ یکسر ختم کر دیں، مطلب وہ کہہ دیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے یا اسلام کے منافی ہے تو اس قانون کو ملک سے ختم کر دیا جاتا۔ شریعت بینچوں کا جو فیصلہ تھا وہ صدر کے لیے ماننا بھی لازمی قرار دیا گیا۔ البتہ سپریم کورٹ کی جو ایپلیٹ شریعت بینچ تھی وہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے حکومت سے اپیل کر سکتی تھی، باقی ہر حالت میں جو ہے ان کا فیصلہ جو تھا ماننا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے تھے وہ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق کیے جاتے تھے۔ تھینک